We discuss about drift of electrons and the origin of resistivity। हम जानते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई न किया गया हो, ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई न किया गया हो, तो ऐसे केस में कंडक्टर में थर्मल एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलाइजन होती रहती है और इलेक्ट्रॉन हेवी फिक्स्ड आयन के साथ भी यानी कि न्यूक्लियस के साथ भी कोलाइड होते रहते हैं और आफ्टर कोलिजन वो सेम स्पीड के साथ लेकिन रेंडमली डायरेक्शन में इमर्ज होते रहते हैं। और किसी भी टाइम पर हम उनकी एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें तो सभी इलेक्ट्रॉन की टोटल एवरेज वेलोसिटी 0 रहती है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन थर्मल एजिटेशन के कारण रेंडमली डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं और रेंडमली आपस में और पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ कोलाइड होते रहते हैं और आफ्टर कोलिजन वो सेम स्पीड के साथ लेकिन रेंडमली डायरेक्शन में वो मोशन करते रहते हैं और किसी भी समय उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 रहती है। हम किसी आई नंबर के इलेक्ट्रॉन की बात करें वी आई, यहाँ आई इज इक्वल टू है 1 2 3 से n नंबर के इलेक्ट्रॉन तक, और ये सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी की बात करें ये वी आई 1 2 3 से n तक, और ये सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का समेसन यानी कि आई इज इक्वल टू 1 से n तक, और उनको टोटल नंबर से अगर डिवाइड कर दे तो ऐसा हमें इक्वेशन मिलेगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी 1 से n तक सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का समेसन और उनको हम n से डिवाइड कर दे, यानी कि हमें सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, जो एवरेज वेलोसिटी 0 रहती है। खास बात कि यहाँ हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। अब हम ऐसी सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया हो। यहाँ हमने जो फिगर में दिखाया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम जानते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना किया गया हो तो ऐसे केस में आफ्टर रेंडमली जो कोलिजन होती रहती है उसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी तक पहुंचता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उस पर फोर्स लगेगा और उसका एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसलिए हमने जो यहाँ रेड लाइन से बताया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में इलेक्ट्रॉन की मोशन है और वो ए से बी तक पहुँचता है। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में अप्लाई किया है तो ये इलेक्ट्रॉन रेड लाइन पर मोशन करने के बजाय ये ब्लू लाइन पर मोशन करेगा और थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होता रहेगा सभी कोलिजन के बाद, और लास्ट में ये पॉइंट बी पर पहुंचने की बजाय ये बी डैश पर पहुंचेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का बी से बी डैश तक का ड्रिफ्ट हो जाएगा। और ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हम न्यूटन के थर्ड लॉ अकॉर्डिंग जानते हैं, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स यानी कि ई और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, यानी कि फोर्स होगा माइनस ई अपॉन एम इलेक्ट्रॉन का मास है। अब हम किसी ith इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी आई नंबर का इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम टी टाइम पर डिस्कस करते हैं। किसी ith नंबर का इलेक्ट्रॉन है और वो टी टाइम पर कोई दो कोलिजन के बीच का कोई टी टाइम है और ये दो कोलिजन के बीच में जो टी टाइम होगा उसी टाइम पर ये इलेक्ट्रॉन कोई जगह पर होगा और मोशन कर रहा होगा, और ये हमने टी टाइम जो कंसीडर किया उसके थोड़े ही टाइम पहले उसने अपनी लास्ट कोलिजन एक्सपीरियंस की है और ये लास्ट कोलिजन के बाद ये टी टाइम पर किसी जगह पहुंचा है, और हम ऐसा मान लेते हैं कि उसने जो लास्ट कोलिजन सफ़र की उसी समय उसकी जो वेलोसिटी रही होगी लास्ट कोलिजन के बाद में जो तुरंत वो जो स्पीड के साथ इमर्ज हुआ उसी स्पीड को हम स्मॉल वी आई बोल देते हैं। और ये लास्ट कोलिजन जो हुई वी आई बाद में हमने टी टाइम कंसीडर किया, और आफ्टर टी टाइम के बाद जो कुछ टाइम बीतेगा वो कुछ टाइम में
ये टाइम को टी टाइम बोल देते हैं, यानी कि पहली कोलिजन हुई उसके समय इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वी आई, बीच में कोई टाइम टी है, और आफ्टर सम टाइम वो दूसरी कोलिजन एक्सपीरियंस करता है, और बीच में जो टाइम इलेप्स होता है उसी टाइम को अगर हम टी आई बोल दें तो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के जो इक्वेशन हम जानते हैं, हमने क्लास 11 में पढ़े हैं, v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी। यहाँ जो टाइम t इलेप्स हुआ वो है t, ये एक्सेलरेशन v0 इनिशियल वेलोसिटी और v टी टाइम पर वेलोसिटी। अगर टी टाइम पर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कैपिटल वी आई है तो कैपिटल वी आई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन ने जो ये हमने टी टाइम पर कंसीडर किया उसके पहले जो लास्ट कोलिजन की उस पर उसकी वेलोसिटी, उसको हमने स्मॉल वी आई बोला है, स्मॉल वी आई माइनस यहाँ आएगा एक्सेलरेशन हमने पहले से कैलकुलेट कर दिया है, माइनस ई अपॉन एम, और दो कोलिजन के बीच में जो टाइम इलेप्स हुआ वो टाइम है टी आई। अब हम ये तीसरे इक्वेशन में हम जो वेलोसिटी मिली, ये वेलोसिटी का हम एवरेज ले लेते हैं, यानी कि कैपिटल वी आई जो वेलोसिटी है उसका एवरेज इज इक्वल टू स्मॉल वी आई उनका एवरेज, और यहाँ तो ई और एम कांस्टेंट है, सिर्फ टी आई का एवरेज लेना पड़ेगा। हम वी आई एवरेज के बारे में बात करें, स्मॉल वी आई एवरेज, तो ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने पहले से ही बात कर दी। ये स्मॉल वी आई एवरेज यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम्प्लीटली रैंडम है और उनका एवरेज 0 होता है, यानी कि ये स्मॉल वी आई एवरेज तो 0 होगा, माइनस ई एम। और टी आई एवरेज की बात करें तो टी आई दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम इलेप्स हुआ वो टाइम है, और वो सभी इलेक्ट्रॉन के केस में हमने i इज इक्वल टू 1 2 3 सो n इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए हैं, और सभी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट टाइम इलेप्स करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन ने एक कोलिजन के बाद ज़्यादा टाइम इलेप्स किया और आफ्टर सम टाइम दूसरी कोलिजन में दूसरी न्यूक्लियस के साथ कोलिजन हुई, कोई इलेक्ट्रॉन तुरंत कोलाइड हो गया। इसलिए ये जो टी आई टाइम है वो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए लेस रहा होगा, किसी के लिए ज़्यादा रहा होगा, लेकिन उनका जो एवरेज टाइम है उस एवरेज टाइम को हम तो बोल देते हैं, यानी कि वी आई एवरेज इज इक्वल टू 0 माइनस ई एम अपॉन टो। ये टो को रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। रिलैक्सेशन टाइम यानी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है, इलेक्ट्रॉन को दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम इलेप्स करते हैं, पहली कोलिजन हो गई, बाद में दूसरी कोलिजन जब होगी उसके बीच में जो टाइम लगता है उसी टाइम को रिलैक्सेशन टाइम तो बोलते हैं। ये इक्वेशन जो मिला वो सरप्राइजिंग है, क्योंकि ये इक्वेशन हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी टाइम से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम फिक्स होता है। हम जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये टो से लेस टाइम लेगा, ये किसी इलेक्ट्रॉन के लिए टो से ज़्यादा होगा, लेकिन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एक ही होता है। इसलिए ये एवरेज वेलोसिटी टाइम से इंडिपेंडेंट है, और ये एवरेज वेलोसिटी हमें ड्रिफ्ट के बारे में बताती है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगी, इसलिए ये वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वी डी बोला जाता है। और वी डी इज इक्वल टू होता है माइनस ई एम अपॉन टो, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टो। अब ये ड्रिफ्ट के कारण इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगा, और हम ये कंडक्टर के किसी सिलिंड्रिकल पार्ट के बारे में कंसीडर कर लेते हैं, और ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और हम ये छोटे से टाइम इंटरवल के बारे में बात करते हैं डेल्टा टी, और ये जो छोटा सा टाइम इंटरवल है उसमें इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट ये वी डी इंटू डेल्टा टी जितना होगा, यानी कि ये वी डी डेल्टा टी हमें लेंथ बताएगा, यानी कि हमारा जो हमने स्मॉल सिलेंडर कंसीडर किया है उसकी लेंथ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हमने जो टाइम कंसीडर किया वो टाइम होगा, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये
लेफ्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर होना चाहिए, लेकिन उसका ड्रिफ्ट इतना हो जाता है डेल्टा एक्स डिस्टेंस जितना उसका ड्रिफ्ट हो जाता है। और हम मान लेते हैं कि ये सिलेंडर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की नंबर ये स्मॉल n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि हमारा जो ओवरऑल वॉल्यूम है ये वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का नंबर n इंटू वॉल्यूम होगा, और हमारा वॉल्यूम ये सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उनकी लेंथ, यानी कि वी डी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ये है सिलेंडर की लेंथ और उनका एरिया हमने कंसीडर किया है ये, यानी कि ये हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, और n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और उनको ये वॉल्यूम से कैलकुलेट कर दे तो हमें यहाँ जो ड्रिफ्ट होगा ये इलेक्ट्रॉन का नंबर मिलेगा, यानी कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ये बहुत छोटा सा इनफाइनेसिमल स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम है, ये टाइम में इतने इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं। और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है, यानी कि यह छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा टी में जो टोटल चार्ज ड्रिफ्ट होते हैं, यानी कि ये लेफ़्ट से राइट जो ड्रिफ्ट हो जाते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज होगा माइनस ई एन वी डी डेल्टा टी इंटू ए। ये जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है डेल्टा टी टाइम में ये लेफ़्ट से राइट, ये हमने बताया है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज ड्रिफ्ट होगा ये राइट से लेफ़्ट में होगा, और ये जो टोटल चार्ज है उनका ऑपोजिट होगा, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ ड्रिफ्ट होगा ये होगा ये चार्ज का पॉजिटिव। और हम बाय डेफिनेशन करंट के डेफिनेशन से जानते हैं करंट I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी होता है, यानी कि आई इंटू डेल्टा टी यानी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू हमें मिला ई एन वी डी डेल्टा टी इंटू ए। अब हम क्या करते हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है यहाँ इक्वेशन नंबर 4 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम 2, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, यानी कि हमें आई डेल्टा टी इज इक्वल टू मिलेगा ई इंटू एन इंटू ए इंटू डेल्टा टी इंटू ए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम रिलैक्सेशन टाइम 2, और ये सारा का सारा नेगेटिव है, ये नेगेटिव में यहाँ लिख देता हूँ। ये रिलैक्सेशन टाइम 2 है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है। और हम करंट डेंसिटी की डेफिनेशन से भी जानते हैं करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि करंट इज इक्वल टू J इंटू ए। यहाँ मैं सिर्फ स्केलर लिख रहा हूँ, यानी कि हमारा करंट I इज इक्वल टू होगा J इंटू ए, और डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ई एन ए डेल्टा टी। ये मैंने यहाँ गलती से 2 बार लिख दिया, माइनस ई एम अपॉन 2। ये इक्वेशन में से ए और डेल्टा टी ये साइड कट हो जाएगा, तो फाइनली हमें ये करंट डेंसिटी J उसको मैं ये मोड में लिखता हूँ, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा, यहाँ से सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ इसलिए ये नेगेटिव साइन हटा देता हूँ, ये ई इंटू ई यानी कि ई स्क्वेयर और ये एन ई स्क्वेयर अपॉन एम इंटू ई का सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ और रिलैक्सेशन टाइम 2, यानी कि हमें करंट डेंसिटी इज इक्वल टू मिलेगा एन स्क्वेयर एम मैग्नीट्यूड ई का और रिलैक्सेशन टाइम 2। यहाँ से जो हमें इक्वेशन मिला ये J का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एम रिलैक्सेशन टाइम 2
और ई का मैग्नीट्यूड। हम जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन में ही करंट डेंसिटी डिफाइन की जाती है और करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है, यानी कि मैं ये इक्वेशन में करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर की साइन असाइन कर देता हूँ, यानी कि वेक्टर J इज इक्वल टू होगा n² m/e। यहाँ J और E की डायरेक्शन पैरेलल ही है। हम ओम्स के लॉ के बारे में जानते हैं, V इज इक्वल टू IR। ये ओम्स का सिंपल लॉ है और उसका वेक्टर यानी कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म यानी कि हमने पहले ही डिस्कस किया, J इज इक्वल टू सिग्मा E या E इज इक्वल टू J रो। यहाँ रो रेजिस्टिविटी है और उनका रेसिप्रोकल यानी कि कंडक्टिविटी। अगर हमने जो ये इक्वेशन डिराइव किया, ये इक्वेशन को ओम्स के माइक्रोस्कोपिक लॉ का ये फॉर्म J इज इक्वल टू सिग्मा E के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो ये इक्वेशन में J इज इक्वल टू ये कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम ये कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास और रिलैक्सेशन टाइम सभी कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट्स को हम कंडक्टिविटी सिग्मा बोल दे तो हमें यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू मिलेगा n² m/2, यानी कि हम ऐसे ओम्स का लॉ समझ सकते हैं और कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी के ओरिजिन को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और ये जो सिग्मा कंडक्टिविटी है उनके रेसिप्रोकल को रेजिस्टिविटी बोला जाता है।